जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना। स्टोरी खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। ऐसा लगता है कि हर काम बड़े आराम से होता है। जिसे प्रचंड बहुमत से सत्ता मिली उसने भी शपथ लेने में 12 दिनों का वक्त लिया, और जिसे करारी शिकस्त मिली उन्होंने तो और ज्यादा आराम से काम किया। और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पूरे 15 दिन के बाद शरद पवार हार का विश्लेषण कर रहे हैं। मीडिया के सामने पेश हुए और उनके पास शिकायतों का भंडार था। पवार के भीतर वोट पॉलिटिक्स की टीस नजर आती है। ये वोट पॉलिटिक्स क्या है, इसे बस थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के नाम संदेश दिया है। दरअसल सीनियर पवार, जो कि एमवीए के भीतर भी सबसे सीनियर नेता हैं, उन्होंने बड़ी हार के बाद अपने सहयोगी नेताओं की हौसला अफजाई की कोशिश की। कोल्हापुर के कार्यक्रम में दिए बयान में पवार ने कहा कि इस हार पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोगों को जनता के पास जाना चाहिए। जनता महायुति की महाजीत से बहुत उत्साहित नहीं है। इसके अलावा पवार ने कहा कि विपक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वो महायुति के हर बड़े चुनावों को जो वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा करने पर दबाव बनाए। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों को जो वोट मिले और उन्हें मिली सीटों का अंतर भी हैरान करता है। शरद पवार ने पूरा आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में किसको कितने वोट मिले और कितनी सीटें मिली। उनका संदेश आप सुनिए। आम्ही फक्त काही आकडेवारी गोळा केली की साधारणतः प्रत्येक राजकीय पक्षाला या निवडणुकीमध्ये एकंदर मतं किती पडली आणि लोक किती त्यांचे निवडून आले। तसा काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये 80 लाख होत आहेत आणि काँग्रेसचे 15 लोक निवडून आले। आता अजित पवार गट यांचे 58 लाख होत आहेत, त्यांचे उमेदवार निवडून आले 41, म्हणजे 72 लाख यांचे 10 आणि 58 यांचे 41, आणि काही त्याचा खबर देणे प्रत्येक पक्षाला किती मतं मिळाली आणि त्यांचे किती उमेदवार आले एवढंच त्याच्यामध्ये बघितलं। पण जोपर्यंत आमच्याकडे काही आधार नाही तोपर्यंत त्याच्यावर भाष्य करणं योग्य नाही। पण हे मतांचे आकडे हे मोठे आश्चर्यकारक आहेत। तो वहीं शरद पवार के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने भी आंकड़े पेश कर दिए, और बिल्कुल उसी तरह के आंकड़े हैं जिसमें कम वोटों के बावजूद शरद पवार की पार्टी को ही ज्यादा सीटें दिखाई गई। लेकिन पहले फिर से आप देखिए कि शरद पवार ने आखिर आंकड़े क्या दिए हैं। पवार की दलील यह है कि कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 80 लाख वोट मिले और सिर्फ 15 सीटें मिली, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 79 लाख वोट मिले, यानी कांग्रेस से भी 1 लाख वोट कम मिले। लेकिन शिंदे की सीटें कांग्रेस से करीब 4 गुना ज्यादा हैं। इसी तरह शरद पवार ने अपनी पार्टी और अपने भतीजे की पार्टी की तुलना की। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद को कुल 72 लाख वोट मिले और सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि अजीत पवार को 58 लाख वोट मिलने के बावजूद 41 सीटें जीत गए। तो इसी को लेकर शरद पवार सवाल उठा रहे हैं, और शरद पवार के मुताबिक ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद बारी थी देवेंद्र फडणवीस की, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पहले सीनियर पवार को पॉलिटिकल नसीहत दी और उसके बाद उसी तरह आंकड़े भी पेश कर दिए। फडणवीस ने लिखा है, बाकायदा ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और लिखा कि अगर आप हार स्वीकार करते हैं तो आप इससे बाहर निकल आएंगे। मैं आपसे अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह देने की उम्मीद करता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं और लिखा है कि कम वोट के बावजूद शरद पवार की एनसीपी के उद्धव ठाकरे से 1 सीट ज्यादा जीतने का आंकड़ा भी पेश किया। और तो और फडणवीस ने 2019 के लोकसभा चुनाव तक का भी आंकड़ा पेश कर दिया, जिसमें एनसीपी को कम वोट के बावजूद ज्यादा सीटें जीतने वाला आंकड़ा उन्होंने पेश किया है। और फडणवीस ने यह भी बताया कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1,49,00,000 वोट मिले थे और सीटें मिली थी सिर्फ 9, जबकि कांग्रेस को करीब 96 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीटें 13 आई थी। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का एक और आंकड़ा आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने एनसीपी की तुलना कांग्रेस से की है, और यहां एनसीपी को ही कम वोट के बावजूद ज्यादा सीटें मिल गई हैं। फडणवीस ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो कांग्रेस को करीब 88 लाख वोट मिले और सीटें मिली सिर्फ 1,
जबकि अब उस टाइम पर अविभाजित एनसीपी को 83 लाख वोटों के साथ 4 सीटें मिली थी। देवेंद्र फडणवीस ने जो जवाब दिए हैं, जाहिर है वो लोकतंत्र में अक्सर होता रहता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें कम वोट शेयर हासिल करने के बावजूद सीटें ज्यादा मिलती हैं। लेकिन ये पूरा खेल दरअसल किसी के विधानसभा सीट पर वोटों के बंटवारे से तय होता है। जबकि शरद पवार यहाँ 79 लाख 80 लाख कह लीजिए आप वोट हासिल करने का जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं वो पूरे महाराष्ट्र के राज्य का है। जबकि एक एक विधायक जीतने के लिए हर एक विधानसभा में हासिल वोट मायने रखते हैं। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। शरद पवार को जो आघात लगा है या उनसे पहले दूसरी पार्टियों को भी, उन सब के जिम्मेदार वो होते हैं जिन्हें वोट कटवा कहा जाता है। यानी जिस सीट पर जितने वोट काटे जाएंगे, जीत का मार्जिन वहां उतना कम होता जाएगा। जैसे कि इसी विधानसभा चुनाव के साथ हुए बिहार के उपचुनाव के नतीजे आप देखेंगे तो वहां प्रशांत किशोर की पार्टी ने भले ही एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उनकी पार्टी ने एंटी बीजेपी वोटों को काटने का काम किया। एंटी बीजेपी यानी आरजेडी के वोट बट गए और इस तरह पीके की पार्टी की वजह से आरजेडी को 2 सीटों पर ही हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यह सब तो लोकतंत्र का दूसरा पहलू है, जिसकी चपेट में कभी कोई आता है तो कभी कोई पार्टी आती है। लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और खासतौर से एक गांव बड़ा चर्चा में है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। ममता बनर्जी जी ने कहा था कि वो लीड करना चाहती हैं, उन्होंने इच्छा जताई थी, तो उस पर हम भी कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व सभी ने देखा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीति है, जहां पे ध्रुवीकरण करते हैं, उसको रोकने का काम किया है वेस्ट बंगाल में। और जिस तरीके से वो सबको साथ लेकर चलती हैं, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है। एक वेल नोन लीडर हैं, उन्होंने स्ट्रगल देखी है, उन्होंने स्ट्रगल की है और उस पर विजय रही हैं। तो अगर किसी तरीके का वो इच्छा जता रही हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। एंड इसका जो चर्चा होगी इंडिया अलायंस की, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, वो सीनियर लीडरशिप निर्णय लेगी। तो शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और इतने सीनियर लीडर हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और वो इतना संशय क्यों जता रहे हैं, इसे भी समझते हैं। दरअसल उन्होंने तमाम जो आंकड़े पेश किए हैं, उन सबके केंद्र में वही ईवीएम है। एक बार फिर शरद पवार ने ईवीएम पर अविश्वास जताया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उन पर हमें संदेह है और वोटरों को भी चुनाव परिणाम पर यकीन नहीं हो रहा है। सब ये चाहते हैं कि ईवीएम की जगह वोटिंग बैलेट पेपर से होनी चाहिए। ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की लड़ाई का अखाड़ा खुल चुका है। सोलापुर का मरकरवाड़ी गांव यह अखाड़ा बना, जहां आज शरद पवार, आदित्य ठाकरे समेत अघाड़ी के कई नेता पहुंच गए और ईवीएम हटाओ देश बचाओ अभियान में शामिल हुए। यहां शरद पवार ने अमेरिका और ब्रिटेन तक की मिसाल देते हुए कह दिया कि दुनिया के बड़े देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, फिर यहां क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अब आपको फिर से संक्षेप में बता देते हैं कि मारकरवाड़ी गांव आखिर क्यों सुर्खियों में है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद गांव के लोग हैरान रह गए। गांव के लोगों ने यह तय किया कि बैलेट पेपर पर डमी वोटिंग कराई जाए। डमी वोटिंग यानी कि मॉक पोल के लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। इसके लिए बैलेट पेपर भी छपवा दिया गया। लेकिन मंगलवार को सुबह 8 बजे मतदान कराए जाने से ठीक पहले पुलिस प्रशासन गांव में पहुंच गया और डमी वोटिंग को रोक दिया गया। कुछ लोग हालांकि जबरन वोटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक भी लगा दी गई थी। अब आप समझिए उस गांव की वोटिंग का आंकड़ा क्या रहा और किस वजह से गांव के लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और ईवीएम के विरोध में हैं। दरअसल मालशिरस विधानसभा सीट पर शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी के कैंडिडेट उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी से विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राम सातपुते को 1003 वोट मिले। गांव वालों का यह कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे और जिसमें से 1900 वोटरों ने वोट डाला। गांव वालों का यह दावा है कि बीजेपी कैंडिडेट सातपुते को 1003 वोट मिल ही नहीं सकते। गांव के ज्यादातर लोग महाविकास अघाड़ी के समर्थक बताए जाते हैं और इसीलिए गांव के लोग बैलेट पेपर से रीपोलिंग कराए जाने की मांग कर रहे हैं और इसी मुद्दे को शरद पवार भी उठा रहे हैं। इसी के विरोध में अभियान चलाया गया, जिसमें बड़े बड़े नेता मंच पर दिखाई दिए। मारकरवाड़ी गांव के लोगों के समर्थन में ही महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार भी कर दिया।
जीते हुए विधायकों ने भी विधायकों की शपथ नहीं ली और हारने पर बार बार ईवीएम का रोना रोने वाले नेताओं को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नसीहत दी है। उन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई तब हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम में खराबी है। इन लोगों को ईवीएम वाला राग अब छोड़ देना चाहिए। चुनाव हारने के बाद ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इससे लोगों का विश्वास कम होता है, भरोसा टूटता है। विपक्ष को चुनाव नतीजों का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो। तो एकनाथ शिंदे ने ये पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है कि कम से कम ईवीएम पर भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता में अविश्वास पैदा होता है। आप बार बार हारने के बाद ही ईवीएम पर रोना क्यों रोते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार हारी और इसी चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक अपनी सम्मान किसी तरह से बचा पाने में कामयाब हुआ। कुल 238 सीट हासिल की, लेकिन सत्ता के बिना गठबंधन आखिर कब तक टिकेगा? यह सवाल 4 जून के बाद से ही देश के सियासी गलियों में घूम रहा है। अब वही होता हुआ नजर भी आता है। महज 6 महीने के भीतर ही सब पार्टियां नाराज दिखाई दे रही हैं और नाराजगी का ठीकरा कांग्रेस पर फूट रहा है, क्योंकि पहले ओवर कॉन्फिडेंस में हरियाणा में हार हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में महाशिकस्त हुई है। महाराष्ट्र में यूं तो इंडिया ब्लॉक सामूहिक तौर पर हारा है, लेकिन निशाने पर कांग्रेस रही है। और आप ये जान लीजिए कि शरद पवार की ओर से जानबूझकर वोटों के बंटवारे के चलते मिली हार को ना समझना, ईवीएम को दोषी ठहराना, ये सब बस उसी नाराजगी का नतीजा है। और अब एक साथ सबने मिलकर कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सामने से सवाल उठा रहा है तो कोई इशारों में अपनी बात कर रहा है। और इसकी शुरुआत एक दिन पहले ममता बनर्जी ने की है, जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार होने का भी दावा कर दिया। इसके बाद तो इंडिया ब्लॉक में दबी हुई नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। हर पार्टी की ओर से बयान दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कोई कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा, बस सब ममता के पीछे ही लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में फूट की खबरें आ रही हैं। दरअसल ममता ने शनिवार को एक इंटरव्यू में वो बयान दे दिया था, हम आपको उसे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ममता को अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ भी शरद पवार एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने की इच्छा का समर्थन किया। सीनियर पवार ने ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता कहा और कहा कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की अपनी इस इच्छा को दिखाने का अधिकार है। उन्होंने संसद में जो सांसद भेजे वो मेहनती और जागरूक हैं। महाराष्ट्र से ही ममता के समर्थन में एक और आवाज उठी। दरअसल उद्धव की पार्टी भी दीदी की नेतृत्व की क्षमता की कायल दिखाई दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। और उधर समाजवादी पार्टी की ओर से भी ममता के समर्थन की बात कही गई, तो वहीं लालू यादव की पार्टी गोलमोल जवाब दे रही है। कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई नहीं देती। आरजेडी के नेता और प्रवक्ताओं का भी बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस क्या कहती है वो भी सुनेंगे। अब ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के भी नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है। बिहार में भी 25 में जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में पूरी एकजुटता है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का क्या कहना है वो सुनना भी जरूरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता इंडिया ब्लॉक में चट्टानी एकता का भरोसा दे रहे हैं, जो इतनी बयानबाजी के बाद किसके गले उतरेगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। इंडिया ब्लॉक को लेकर जेडीयू का यह कहना है कि अब इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं रह गया है। दरअसल जेडीयू शायद ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया ब्लॉक के लिए शुरुआती पहल की, अब वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तो इंडिया का आखिर क्या मतलब है।
और बीजेपी तंज कस रही है क्योंकि विपक्षी पार्टियों की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें पार्टी में टूट, गठबंधन में टूट दिखाई देती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो देश स्तर पर कई प्रकार की पॉलिसी लाना चाहते थे, उस पॉलिसी को लेकर चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री हो, जातीय जनगणना पर कैसे उन्होंने बैठक में विरोध किया बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक से अलग हुए, जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एकजुट हुए थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के हटते ही उनमें जो उत्साह आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर जगी थी, जो उमंग जगी थी, वो उत्साह और उमंग इंडिया ब्लॉक में खत्म हो गया। अब इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं रह गया। आप लोगों ने पूर्व में भी देखा होगा, कई पार्टियों ने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ही नहीं है तो फिर इंडिया ब्लॉक का क्या मतलब है। तो विपक्ष से जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले बस एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लेकर आखिर क्या बयान दिया था, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई। ममता ने कहा था कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसे संभालने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वो इसे नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मौका मिलता है तो मैं इसे सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूं। वो अपनी क्षमता को बता रही थी और उनका समर्थन शरद पवार ने भी कर दिया, समाजवादी पार्टी की ओर से भी हो गया, आरजेडी की ओर से गोल गोल जवाब दिया गया। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं यूसुफ अंसारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उस पर शरद पवार ने सवाल उठा दिए हैं, आंकड़े भी पेश किए हैं। इसका जवाब हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिया गया, लेकिन विपक्ष में जिस तरह की फूट दिखाई दे रही है इंडिया ब्लॉक में लेकर, जो ममता बनर्जी कह रही हैं या शरद पवार कह रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूसुफ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईवीएम को लेकर ही, क्योंकि ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये पूछना चाहिए विपक्ष की आखिर मंशा क्या है ईवीएम को लेकर। आखिर वो इतना संदेह क्यों करते हैं, क्योंकि अगर जीत हो जाती है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की जहां जहां पर भी जीत होती है वो उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, झारखंड को लेकर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को लेकर तमाम संदेह जाहिर किए जाते हैं। ईवीएम का मसला क्या है? देखिए, ईवीएम के मसले पर चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी है कि वो इस पर स्थिति साफ करे। इस देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और अगर इलेक्शन की प्रक्रिया पर, इलेक्शन से जुड़े कुछ सवाल पैदा होते हैं तो उन सब का जवाब देने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी से या तो बच रहा है या वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपको खबर चल रही थी कि महाराष्ट्र के कुछ गांव में बैलेट पेपर से वोट डाले जा रहे हैं। मारकरवाड़ी गांव डमी वोटिंग वहां पर कराई जा रही थी, प्रशासन ने रोक दिया। इस पर भी अपने आप में सवाल है, लेकिन चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते हैं? ये ट्विटर के जरिए क्यों सवाल उठाए जाते हैं? सवाल ये है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के मामले सामने आए थे करीब 79 सीटों पर, हरियाणा में भी सामने आए, बाकायदा रिपोर्ट एक आई है, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी आया है कि भाई बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोटों की संख्या चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई थी कि सर इस विधानसभा सीट पर इतने पोलिंग बूथ पर इतने वोट पड़े हैं, और काउंटिंग के दौरान वो संख्या अलग पाई गई है। कहीं वोट ज्यादा पाए गए हैं, कहीं वोट कम पाए गए हैं। तो ये वोटों की संख्या में अंतर क्यों आया है, किसकी वजह से आया है, तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग दे सकता है। तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। भाई अगर किसी पोलिंग बूथ पर मान लीजिए 2 लाख वोट पड़े हैं और काउंटिंग के दिन वहां से 2,25,000 या 35,000 वोट निकलते हैं, तो 25,000 वोट से हार जीत किसकी होती है इससे ताल्लुक नहीं है। तो जिस दिन वो वोट 2 लाख वोट पड़े हैं और 2,25,000 वोट गिने जा रहे हैं, तो 25,000 वोट कहां से आए, कैसे आए, इसका जवाब तो चुनाव आयोग दे सकता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को संपर्क कराता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के पास ही लोग जाएंगे। अगर कोई पार्टी हारती है और उसपे चुनावी की व्यवस्था में उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है, कुछ सवाल देता, तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यूसुफ जी, लेकिन बार बार चलिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रख दीजिए, विपक्ष को भी अलग रख दीजिए, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जाते हैं ईवीएम को लेकर,
उससे तो आम जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी, उनके मन में भी संदेह होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में भी क्योंकि फर्जी वोटर्स को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल संदेह है, जनता में बिल्कुल संदेह है। आज की बात नहीं, ये नई बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हर चुनाव में देखने को मिलते हैं कि जिनका वोट पहले लिस्ट में था और जिस दिन वो वोट डालने जाते हैं उस दिन उनका वोट लिस्ट में नहीं होता है। तो ये भी चल रहा है। बहुत सारे वोटर्स के नाम जो है वो हटा दिए जाते हैं, कुछ डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, कुछ मृतकों की सूची में डाल दी जाती है। तो ये गड़बड़ियां चल रही, इन पर तो चुनाव आयोग जब जवाब दे इतनी सकता है ना। आपत्ति है तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाता है विपक्ष? जहां जीत हो जाती है वहां पर तो ईवीएम ठीक हो जाती है, वहां कोई परेशानी नहीं है। नहीं, उसमें तो विपक्ष का कहना यह है ना कि भाई मान लीजिए दो चुनाव राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक राज्य में के चुनाव में गड़बड़ी की गई और दूसरे राज्य में चुनाव में गड़बड़ी नहीं की गई, तो अब इसमें तो दोनों तरफ से बात विपक्ष ही नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग ने भी तो निमंत्रण दिया था ना तब की शिकायत अगर आपको है, संदेह आपको है, तो आप दिखाइए ईवीएम मशीन में कैसे खराबी कर सकते हैं, उसको कैसे स्कैम किया जा सकता है। देखिए, कोई दल ये दावा नहीं कर रहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चैलेंज टेम्पर्ड कर रहे हैं। जो सवाल उठ रहे हैं, जो आपत्तियां आ रही हैं, उनका जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अभी कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है 2 दिन पहले, लेकिन चुनाव आयोग उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। उनके पास डेटा नहीं है। जो चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उनके बूथ वाइज डेटा देने चुनाव आयोग मना कर रहा है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है ना। इसमें विपक्षी दल क्या करेंगे? विपक्षी दल तो एक एग्रीड पार्टी है, वो अपनी शिकायत लेकर के गए हैं चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों का निवारण करें। उल्टे विपक्ष को चुनौती देना या राजनीतिक दलों को चुनौती देना कि आप टेम्पर्ड करके दिखाइए। किसी भी विपक्षी दल ने यह दावा नहीं किया है कि हम उसे टेम्पर्ड कर सकते हैं, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है। तो चुनाव, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पिछले 10-12 सालों से, बल्कि कहीं 15 साल से ये सवालों के घेरे में है। 2009 में बीजेपी के प्रवक्ता है GVL नरसिम्हा, उन्होंने तो बाकायदा किताब लिखी है जिसका नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क। 2009 में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला था और उसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को से चुनाव बंद करने की मांग की गई थी। नहीं, तो चुनाव से पहले पूरा इंडिया ब्लॉक क्यों नहीं एकजुट हुआ इस बात को लेकर कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, नहीं तो हम इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे? हाँ, ये इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चुनाव का बाइकआउट करें। ये राजनीतिक दलों का जो धुरमुल रवैया है, ये अपने आप में सवाल संदेह खड़े करता है। और ये बात आपकी सही है कि जहां उनकी जीत होती है वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, और जहां वो हार जाते हैं तो वहां वो गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। तो इस पर उन्हें अपनी राय साफ करनी चाहिए। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर कहीं भी किसी भी तरह के कुछ सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अभी अच्छा, इंडिया ब्लॉक की नजर में हम देखें तो अभी सिर्फ 2 लोग दोषी हैं। एक तो ईवीएम है, चुनाव आयोग कह लीजिए, या दूसरा कांग्रेस पर सब ठीकरा फोड़ रहे हैं मिलकर। ममता बनर्जी कह रही है कि नेतृत्व ठीक से नहीं हो रहा है। पहले हरियाणा में जब चुनाव हारी कांग्रेस पर कहा गया कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अब महाराष्ट्र में हार का ठीकरा भी उन पर फोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन में जो कुछ चल रहा है, ये एक गठबंधन में मुझे लगता है कि जो गठबंधन में अंतर विरोध है, उन अंतर विरोधों को, वो अंतर विरोध इससे सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत सारी खामियां हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि साहब इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है और राज्य की विधानसभा चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं वहां उसका नाम महाविकास अघाड़ी है, झारखंड में चुनाव हुआ है वहां उसका नाम महागठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर के हमेशा से एक रस्साकशी रही है। नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर आए थे, उन्होंने सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की थी और कांग्रेस के नेतृत्व में वो ये काम करना चाहते थे। तो उनकी मंशा कहीं ना कहीं अंदर से थी कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए या अध्यक्ष बनाया जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने से बचती रही। बिल्कुल यूसुफ जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग आपसी विचारधारा जिनकी मेल नहीं खा रही है वो सब इकट्ठा हो गए और दावा ये करते हैं कि वो जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। सवाल ये उठता है कि ईवीएम पर जब जनता वोट करती है और जनादेश देती है, सरकार बन जाती है, उसके बाद सवाल उठाए जाते हैं। चुनाव आयोग से हालांकि शिकायतें की जाती हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यूसुफ जी, तमाम बातचीत के लिए। चलिए, इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।